हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, एक खबर है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से NCRC को एक निर्देश देते हुए कही गई है। मामला जो है एक याचिका के सुनवाई को लेकर के था। हालांकि याचिका भी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और उसकी सुनवाई भी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें जो बात कही गई है वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। अब वो इम्पोर्टेंट क्या है, आइए उस पर एक बार डिस्कशन करते हैं। और भारतीय राज्य व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको जो है GS पेपर 2 में और प्रीलिम्स में भी इसका NCSC जो आयोग है उसके संदर्भ में और NCST आयोग जो है उसके संदर्भ में इसको तैयार कर सकते हैं। सेशन के अंत में इसी अध्याय से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। आपसे अपेक्षा होगी कि आप उसका उत्तर सेशन के अंत में जरूर देंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन कांट इन्वेस्टिगेट और इश्यू डायरेक्शंस लाइक सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। ये बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कही है। ये स्पष्ट रूप से दिल्ली हाई कोर्ट ने ये निर्देश या ये बात कही है। किसको कही है? शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन यानी कि नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन ने NCSC, माफ कीजिएगा NCSC, ठीक है। तो NCSC को ये बात कही गई है और सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स की तरह वो इन्वेस्टिगेट और डायरेक्शंस नहीं दे सकते। जबकि शायद आप लोगों को मालूम जरूर होगा कि सिविल कोर्ट की तरह NCSC के पास में कुछ अधिकार होते हैं, कुछ शक्तियां होती हैं, लेकिन उनकी शक्तियों को याद दिलाने का काम यहां पर किया गया है कि किस तरह की शक्तियां होती हैं, इसको भी एक बार आपको देख लेना चाहिए। ये बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कही है। तो यहाँ पे शक्तियां याद दिलाने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये अपनी शक्तियों को भूल गए और उन्हें याद दिलाया जा रहा है, बल्कि ऐसा है कि शक्तियों में थोड़ा सा ज्यादा शक्ति का प्रयोग शायद कर लिया गया और उसके लिए कहा जा रहा है कि इसको आप नहीं कर सकते। Delhi High Court also noted that the nature of order passed by the National Commission for Scheduled Caste can only be recommendatory। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस तरह से अगर कभी जरूरत पड़ती भी है किसी मामले में जहां आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन या डायरेक्शंस देने की जरूरत है, तो वहां पर आपके अधिकार केवल रिकमेंडेटरी हैं, यानी कि केवल आप इस चीज की अनुशंसा कर सकते हैं, बता सकते हैं केवल कि ये होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो चलिए ठीक है, मैं इसके ऊपर डिस्कशन आगे बढ़ाता हूं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई 2025 के लिए ये आखिरी बैच उपलब्ध है। इस आखिरी बैच में एनरोल करने के लिए आप इसी लेक्चर के नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर कोड दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, विरद लाइव कोड है मेरा, उसको लगा के एक बार चेक कर लीजिए कि कितना अमाउंट आपको दिखा रहा है। इतना या इससे कम ही दिखा रहा होगा और अभी आप उससे एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि 2025 के लिए ये आखिरी बैच है। तो 215 दिन ही बचे हुए हैं, मतलब इसकी तैयारी के लिए अगर देखा जाए तो शानदार तैयारी हो जाएगी। जस्ट अभी बैच शुरू हुआ है तो ज़्यादा दिन निकले नहीं हैं, 1 या 2 दिन की क्लास छूटी होगी, वो आप रिकॉर्डेड सेक्शन में देख सकते हो, और वो भी ओरिएंटेशन टाइप की क्लासेस हैं, ज़्यादा आपका कुछ भी उसमें नुकसान हुआ ही नहीं होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा खबर देखते हैं क्या है। एक अपील थी जिसमें डीलिंग की जा रही थी, वेयर द एप्लीकेंट अंजू बाला करके हैं, कोई एप्लीकेंट हैं, had accused the municipal corporation of Delhi यानी MCD दिल्ली जिसको बोलते हैं, of selective approach while sealing a residential property। मतलब इसको साधारण तौर से आप समझ लीजिए कि किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के सीलिंग का मामला था और उस मामले में ये कहा गया कि पक्षपात किया गया है, यानी कि इसमें जो है एक सेलेक्टिव अप्रोच, मतलब एक विशेष प्रकार से चयनात्मक तरीके का अप्रोच जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, ये चीफ जस्टिस मनमोहन एंड चीफ जस्टिस तुषार राव, इनके द्वारा जो है 21 अक्टूबर को जो प्लिया था, उस प्लिया यानी कि याचिका को बताया गया कि अनुपयुक्त याचिका है और ये ठीक नहीं है। तो ये तो याचिका को रद्द किया गया, खारिज किया गया, लेकिन यही जो याचिका है, जो ये याचिका गई क्यों, अगर उसकी बात हम समझें तो कह रहे हैं कि MCD हैड अर्लियर चैलेंज्ड ऑन October 3, 2023 ऑर्डर पास्ड बाय द NCSC। एक्चुअली NCSC ने 3 अक्टूबर 2023 को, मतलब NCSC ने क्या किया कि एक ऑर्डर पास किया था जिसको MCD ने चैलेंज किया है, जिस पर सुनवाई हो रही थी। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है?
कि एनसीएससी जो है इन्होंने एक डिसीजन लिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ था। क्या था ऑर्डर? डायरेक्टिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर अगेंस्ट जूनियर इंजीनियर ऑफ एमसीडी ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट फिल्ड बाय बाला जो कैंडिडेट है। तो बाला की कंप्लेंट के आधार पर यह कहा गया है कि एफआईआर अगेंस्ट में इनके जो है रजिस्टर कराया जाए। तो ये यहां पर यही कहा गया कि भाई आयोग ने यही बताया, फिर आयोग के द्वारा पारित आदेशों की प्रकृति केवल यहां पर अनुशंसात्मक हो सकती है, यहां पर ऑर्डर पास जो है वो इस तरीके का नहीं कर सकते। तो आइए जरा देखते हैं, बताते हैं आपको इसके बारे में कुछ जो संवैधानिक प्रावधान है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहां मामला अनुच्छेद 368 पर है। अनुच्छेद 368 पर वे कह रहे हैं, निर्देश दिया है उन्होंने कि निर्देशात्मक मतलब होना चाहिए, जो अनुशंसा है वो निर्देशात्मक, मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे यहां पर आपने निर्देश दिया वो ऐसा ना हो, अनुशंसात्मक होना चाहिए। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 338 पर भी भरोसा किया है। अब 338 क्या है उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए 338 एनसीएससी यानी कि नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा जो अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जाना जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। तो अनुच्छेद 338 के बारे में उन्होंने भरोसा इसलिए करते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर आप अनुच्छेद 338 में जाकर के उसकी जो जहां पर शक्तियां दी हुई हैं एनसीएससी के लिए, जहां पर उन शक्तियों के बारे में बताया गया है, उन शक्तियों पर भी थोड़ा सा गौर करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये निर्देशित होने चाहिए थे, ये आदेशित नहीं होने चाहिए थे, ये एक तरीके से आप इनको केवल बता सकते थे, अनुशंसा दे सकते थे, अनुशंसात्मक होने चाहिए थे। तो ये बातें आपको यहां पर बताई। अब वो क्या चीज है, मतलब किस तरीके की शक्तियां हैं, उन शक्तियों के बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा हम जान लेते हैं संवैधानिक प्रावधान एनसीएससी के। तो एनसीएससी का फुल फॉर्म पहले तो नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन है। नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन जो है वो भारत में आप संविधान जो है अनुच्छेद 338 जो आप देख रहे हैं, इस 338 में आपको लिस्टेड जो है वो दिखाई दे रहा है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त जो है हुआ करते थे शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आयुक्त शुरुआत में, मतलब जब संविधान बना है तब की यहां पर बात है। लेकिन बाद में 65वां संविधान संशोधन हुआ 1990 में, कुछ समय पश्चात 1990 में 65वां संविधान संशोधन हुआ, और इस संशोधन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, किसके लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए आपको यहां पर ध्यान रखना है कि एक उच्च स्तरीय और बहुसदस्यीय आयोग जो है यहां पर गठित किया जा सकेगा। तो इस तरीके के आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, जबकि पहले जो है एक आयुक्त के रूप में, जनजातीय आयुक्त के रूप में एक व्यक्ति को नामित किया जाता था। और ये जो संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय का मतलब ऐसे निकाय जो संविधान में जिनका वर्णन किया गया हो, क्योंकि आपने देखा कि आर्टिकल में वर्णन है, तो ये संवैधानिक निकाय है। तो इस संवैधानिक निकाय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थान लिया, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त का स्थान लिया। ये था आपका आर्टिकल, माफ कीजिएगा, ये था संशोधन 65वां। लेकिन अगर हम कुछ समय बाद देखें तो 2003 में 89वां संविधान संशोधन आता है, और 89वां जो संविधान संशोधन है उसमें कुछ और चीजें जो हैं वो ऐड करी गई, कुछ और चीजें रखी गई आर्टिकल 338 के संदर्भ में। और वो क्या चीजें थी कि एक तो एक नया भाग इसमें जोड़ा गया, मतलब नए आर्टिकल के तौर पर, भाग नहीं, नया आर्टिकल जोड़ा गया एक तरीके से, वो हुआ आर्टिकल 338A, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। यानी ये वाला जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये चीज यहां पर ऐड करी गई। तो 2004 में इस अधिनियम के द्वारा, वर्ष 2004 में आप देखेंगे 2 सेपरेट आयोग बने। एक बना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, और एक बना
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति आयोग। तो शॉर्ट में आप इसको क्या कहेंगे, NCSC, और इसको कहेंगे NCST। ये दो प्रकार के आपको आयोग बनते हुए दिखाई दिए। ये अनुच्छेद 338 में संशोधन करके इस संविधान संशोधन के द्वारा एंटर किए गए थे। ये दो चीजें यहां पर जोड़ दी गई, दो चीजें ऐड करी गई। तो आपको इसके थोड़े से संवैधानिक प्रावधान के बारे में शायद समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ कार्य और अन्य चीजों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, लेकिन एक छोटी सी जानकारी आपको देते हैं। P2I का फाउंडेशन बैच अगर आप लेना चाहते हैं, ये 2025 के लिए नहीं है, ये आगे के समय के लिए है। फाउंडेशन बैच है पूरा, इसमें ये कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं है, ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें एकदम लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, लाइव क्लासेस के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगे, बुक्स आपको इसमें मिलेंगी, 18 किताबों की पूरा एक सेट आपके घर फिजिकली भेजा जाएगा। किताबें आपको नहीं कहीं से खरीदनी है। SIP प्रोग्राम है इसमें, ठीक है, सक्सेस इन प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा से पहले SIP क्वालिफाई करेंगे तो SIP क्वालिफाई करने के बाद, मतलब माफ कीजिएगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के लिए SIM प्रोग्राम दिया जाएगा, सक्सेस इन मेंस, ठीक है। SIP में खास बात यह है कि जितने भी प्रकार की टेस्ट सीरीज है जो प्रीलिम्स से रिलेटेड मॉक टेस्ट होने चाहिए वो सारे इसमें दिए हुए हैं, चाहे वो टॉपिक वाइज हो, चाहे फुल लेंथ टेस्ट हो, चाहे सिमुलेटर टेस्ट हो। इसी तरीके से जब आप मेंस की परीक्षा में आएंगे तो आपको यहां पर भी मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। लेकिन इससे पहले जब आप लोग फाउंडेशन पढ़ रहे होगे तब भी वीकली क्लास टेस्ट वगैरह टॉपिक वाइज टेस्ट हमेशा होते रहेंगे, और इसमें MCQs आएंगे आपके, और इसके अलावा क्वार्टरली क्लास टेस्ट होगा जिसमें आपको आंसर राइटिंग से संबंधित टेस्ट लिया जाएगा। रही बात आंसर राइटिंग की, तो डेली लाइव क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसी टॉपिक के आधार पर डेली एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है जो कि मेंस की आंसर राइटिंग के लिए होता है। तो आप शुरुआत से ही मेंस आंसर राइटिंग यहां पर करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसके बारे में कुछ और चीजें जानने का प्रयास करें, कुछ और पॉइंट्स हैं जो इसमें अगर हम ऐड करना जरूरी समझें, तो इसकी कुछ संरचना है, उस संरचना के ऊपर थोड़ा सा हम फोकस कर सकते हैं। जैसे यहां पर ही मैं बगल में ही इसकी संरचना लिख दे रहा हूं। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसकी कुछ संरचना के बारे में हम लिख सकते हैं। संरचना मतलब इसका स्ट्रक्चर, इसमें आयोग में कौन कौन लोग शामिल होंगे अगर हम बात करें तो NCSC में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, और 3 जो है वो अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष, इसमें कौन कौन होंगे, एक इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक इसमें उपाध्यक्ष होगा, और 3 जो हैं वो आपके अन्य सदस्य होंगे। इन लोगों को मिला करके ये एक NCSC एक आयोग जो है वो बनाती है। और अगर इनके सदस्यों की बात करें तो इनके सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति, मतलब जो भी कार्यकाल है और जो भी उसका वेतन है या सेवा की जो शर्तें हैं, सेवा की शर्तें और कार्यकाल, ये सब राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो आप इसमें ये पॉइंट भी रख सकते हैं कि भाई इनकी सेवा शर्तें जो हैं, सेवा शर्तें, और जो अवधि है, अवधि मतलब कार्य अवधि जो है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो है इनका कार्यकाल निर्धारित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। इसके अलावा अगर हम इनके कुछ कार्यों की बात करें कि किस प्रकार के कार्य हैं, तो आप देख लीजिए, देखिए NCSC है तो शेड्यूल कास्ट के लिए ही वहां पर कुछ ना कुछ कार्य हो रहे होंगे। तो शेड्यूल कास्ट में जो भी लोग आएंगे, अनुसूचित जाति में शामिल जो भी जातियां हैं, उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करना, उनके लिए कानूनी उपाय प्रदान करना, ये सब प्रमुखता से कार्य में इसके शामिल है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों की किसी प्रकार के अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा करना भी इनका अधिकार है। उनके सामाजिक आर्थिक जो मैटर्स हैं उनकी सुरक्षा करना भी इस आयोग का कर्तव्य है। इन सब दिशाओं में किस प्रकार से संचालन हो रहा है, क्या प्रोग्रेस है, इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना, ये भी इस आयोग का काम है। वार्षिक रिपोर्ट मतलब ये तैयार करके देते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को निर्दिष्ट भी करते हैं कई बार कि इस दिशा में किस प्रकार के कार्य और होने चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस प्रकार से संरक्षण किया जा सकता है, किस प्रकार से कल्याणकारी नीतियां और लाई जा सकती हैं, ये सब रिकमेंडेशंस देना भी
NCSC का यहाँ पर काम होता है। तो इस प्रकार के इनके पास में कार्य हैं। रही बात पावर्स की, तो पावर्स में आप देख सकते हैं जैसे सिविल न्यायालय की यहाँ पर बात हुई थी। अगर आप इस खबर को देखेंगे तो शुरुआत में यही मामला यहाँ से उठा था, है ना, सिविल न्यायालय से ही कि शेड्यूल कास्ट कमीशन कैन नॉट इन्वेस्टिगेट और इश्यू डायरेक्शंस लाइक सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट। तो आइए जरा देखते हैं कि इसको लेकर के संविधान में क्या लिखा है, जरा पढ़िए। कह रहे हैं कि आयोग को खंड 5 के उपखंड का में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखंड खा में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संदर्भ में वे सभी शक्तियां होंगी जो वाद विचरण करते समय सिविल न्यायालय को हैं। तो ये देखो, सिविल न्यायालयों के पास जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को, सिविल न्यायालय जैसी जो शक्तियां इनके पास में, उन शक्तियों को एक बार देखिए। कह रहे भारत के किसी भी भाग के किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी करने और उसे हाजिर करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना, यह अधिकार है। समझ में आया कि नहीं आया? इसके अलावा किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा रखना, जांच से संबंधित कोई दस्तावेज है उसे मांगा जा रहा है तो वो ला के देंगे आप। शपथ पत्रों पर कोई साक्ष्य चाहिए तो वो साक्ष्य ग्रहण करने का भी इस आयोग का अधिकार है। किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना, कोई चीज की जांच करते समय या किसी चीज की सुनवाई करते समय उन्हें लगता है कि हमें कोर्ट में इसने क्या इसमें निर्देश दिए थे, क्या उसका डिसीजन था, या किसी ऑफिस के बारे में है कि उन्होंने इस संदर्भ में क्या समीक्षा करी है, तो उसकी एक कार्बन कॉपी जो है वो प्राप्त करना इनके शक्तियों के अंतर्गत आता है। साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन बैठाना, ये कोई भी चीजों की जांच कर रहे हैं उसके लिए अलग से एक कमीशन बैठा कर जांच करवा सकते हैं। कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें, लेकिन इनमें कहीं पर भी FIR जैसी चीजों को दायर करने की बात नहीं करी गई है, जैसा कि सिविल कोर्ट्स कर सकते हैं। मतलब सिविल कोर्ट्स के मामले में जिस तरीके की चीजें आ सकती हैं, तो ये FIR करना और उसकी सुनवाई करना, उस मामले की जो सिविल कोर्ट्स सुनवाई कर सकते हैं उस तरीके की सुनवाई करना यहां पर ये अधिकार में शामिल नहीं है। लेकिन वहां मामले में आपने देखा कि ऐसा हुआ, इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से उनको रोका गया है कि ये आप नहीं कर सकते। तो ये मैंने शक्तियों से संबंधित कुछ चीजें यहां पर आपको बताई। चलिए अब हम प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। प्रश्न है, अनुसूचित जाति आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? कार्यों में अनुसूचित जातियों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना, अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मामले की जांच करना, अनुसूचित जातियों के संरक्षण से संबंधित प्रधानमंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ध्यान रखना प्रधानमंत्री लिखा है, राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समय पर जैसा आयोग उचित समझे उन सुरक्षा उपायों के कामकाजों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो इन चारों में से कौन सा सही है स्टेटमेंट? इसके आधार पर केवल 1, 2, 3, केवल 1, 3, 4, केवल 1, 2, 3, 1, 2 और 4 और केवल 2, 3, 4, कौन सा सही है? ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं, अगर आप केवल किताब खरीदना चाहते हैं या फिर किताबों के साथ साथ स्टडी मटेरियल लाइक आपके टेबल पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैलेंडर है, मैप है, और इसके अलावा जो है डायरी है, हाइलाइटर है, पेन है, मेन सेंसर राइटिंग के लिए अलग से नोटबुक है, तो ये सब चीजें अगर इंक्लूडिंग 18 सेट ऑफ बुक्स अगर आप चाहते हैं तो आप सिलेक्शन बॉक्स जो है परचेज कर सकते हैं। केवल 18 किताबों का सेट चाहिए तो केवल 18 किताबों का सेट आप परचेज कर सकते हैं। और NCERT के साथ में बड़ी समस्या होती है कि वो लाइन में नहीं होते, तो आप उनको भी जो है एक क्रम में 5 किताबों का एक सेट है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के पूरे सभी क्लासेस के कंपाइलेशन एक एक किताब में दिए गए हैं। तो आपको अलग अलग किताबें नहीं जूझना पड़ेगा, 5 ही किताब में सारी NCERT कवर हो जाएगी। बुक सेक्शन में जाइएगा, बाय नाउ वाले ऑप्शन में डिटेल फिल करके विरद VIRAD ये कोड लगा दीजिएगा, ठीक है। इसको लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप कि आपको सारे के सारे ये पॉइंट्स हैं वो समझ में आए होंगे। उत्तर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम virat.dubey से प्राप्त कर सकते हैं। आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।